आपके घर में जो एसी आ रहा है, तो एसी मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है। तो अगर आपका बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, पॉजिटिव मतलब कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घर का है, फैन है, एसी है, वो ऑन है, और नेगेटिव में ऑफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो उतने स्पीड से ऑन ऑफ हो रहा है, तो आपका डिवाइस खराब ना हो, इसलिए कैपेसिटर होता है, ताकि वो चार्ज को स्टोर करे पॉजिटिव में। और जब भी नेगेटिव हो रहा है, मतलब आपका डिवाइस बंद हो रहा है, तो वो नेगेटिव मतलब क्या, चार्ज जो स्टोर्ड है उतना वो रिटर्न करेगा, तो आपको पता नहीं चलता, मतलब वहां पे डिस्चार्जिंग करंट मिलता है आपको, ठीक है, तो इसलिए डिवाइस ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज को स्टोर करता है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय व्हिच इट स्टोर द चार्ज, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर मतलब क्या, जो कंपोनेंट है, जो डिवाइस है, जिस तरह हम लोग रेजिस्टर अलग से लगाते हैं ताकि करंट कंट्रोल हो, करंट को अपोज करे, तो रेजिस्टर है वो, ठीक है, समझ में आया उस्मान? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, और दिमाग खोलकर और ध्यान से देखिए। आज सब कोई सुबह उठे हैं, तो ये नहीं कि आंख बंद है और डेरिवेशन देख रहे हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एंट्रेंस बोर्ड में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि बहुत ही लेंदी और बहुत ही ये है, और एंट्रेंस के लिए, क्योंकि जो बोर्ड में आने वाला था आपका इंपॉर्टेंट 3 हो गया। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? तो पहला हो गया एलसीआर, दूसरा हो गया एलसी पैरेलल सर्किट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थर्ड जो है वो है आपका एवरेज पावर। तो यही 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी, और इसी 3 पर आपका न्यूमेरिकल भी आएगा बोर्ड के लिए। एंट्रेंस में कुछ भी आ सकता है, आप देख रहे हैं एलसीआर का भी क्वेश्चन में पावर घुसाया है, आप जो आज क्वेश्चन किए मॉर्निंग में, और एलसी ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो एंट्रेंस में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो जो बोर्ड वाले बच्चे वो ज्वाइन कर भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। देखिए एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल पहले समझ लीजिए, डेरिवेशन फिर कराते हैं। डेरिवेशन आपके बुक में नहीं दिया पर कराना है वो। एलसी ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन मतलब ही आप समझते हैं, ऑसिलेशन मतलब क्या, टू एंड फ्रो, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यह एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या, सर्किट से इंडक्टर और कैपेसिटर जंप करके ऑसिलेट नहीं कर रहा है, समझे क्या? यहाँ एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का ऑसिलेशन। अंकल, देखिए यहाँ पर, तो एलसी ऑसिलेशन मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर बार बार अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, कि कैपेसिटर उड़कर एल की जगह आ गया और एल उड़कर सी की जगह चला गया, नहीं। यहाँ पर एल और सी का जो एनर्जी है वो बार बार कन्वर्ट होगा और ऑसिलेट करेगा, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर। एनर्जी मतलब क्या, आपको यहाँ समझना है कि, ठीक है, आपको यहाँ समझना है क्या कि सर्किट में आपका एल और सी लगा हुआ दोनों, ठीक है। तो एल और सी मतलब क्या, पहले जो कैपेसिटर को फुली चार्ज करके लगाया, ठीक है, तो एक कैपेसिटर को फुल चार्ज कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, फुल चार्ज, ठीक है। तो फुल चार्ज करना मतलब क्या, जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब जैसे ही आपका एक कैपेसिटर फुल चार्ज है, आप एक वोल्टेज के अक्रॉस उसको लगाकर चार्ज किए, अब वो कैपेसिटर जो फुली चार्ज है उसको कहाँ पर कनेक्ट किया आपने, तो अक्रॉस द इंडक्टर। अब जैसे ही इंडक्टर के क्रॉस लगा, तो वहां कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, अपना करंट सोर्स लगाया, और ना ही कोई वोल्टेज सोर्स है आपका। पर एज द कैपेसिटर इज गॉट कनेक्टेड सून अक्रॉस द इंडक्टर, तो कैपेसिटर काम है,
भाई जब वोल्टेज नहीं, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज से चार्ज को खींचता है, चार्ज को स्टोर करेगा। पर अगर उसको वोल्टेज कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, जो अपने पास चार्ज है वो देना शुरू, बहुत ईमानदार होता। कैपेसिटर क्या होता है, बहुत ईमानदार। अगर कहीं वोल्टेज सोर्स है तो वो चार्ज को खींचना शुरू, एब्जॉर्ब करना शुरू। पर अगर कहीं वोल्टेज सोर्स नहीं है तो क्या करेगा, चार्ज को डिलीवर करेगा। तो जब चार्ज कम होगा, कहां से, फ्रॉम द कैपेसिटर, तो एक डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा, डिस्चार्जिंग करंट। आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, कम होगा, बार बार क्या हो रहा है, कम होगा। तो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब आपका चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक वैरिंग करंट मिलेगा कहां पर, इंडक्टर को। इंडक्टर को इससे थोड़ी मतलब कि कहां से करंट आ रहा है, इंडक्टर को मिलेगा क्या, एक वैरिंग करंट, बार बार कम होता हुआ करंट, डिक्रीजिंग करंट, चेंजिंग करंट। और जहां भी करंट लिंक टू द इंडक्टर आपका चेंज होगा, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज, वैरी होगा। And whenever what there is a change in magnetic flux linked to the coil, there is a generation of induced EMF। तो इंडक्टर क्या करेगा, जो उसको वैरिंग करंट आ रहा है तो वहां पर वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो भैया जो आपका चार्ज कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम, और वही एनर्जी आपका कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आपका मैग्नेटिक एनर्जी। जिस तरह आप पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में, क्या कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मान लीजिए एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कुछ हाइट ऊपर है, ये आपके हाथ में, और इसका कुछ हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो भैया इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एट द अपर मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम कितना, mgh, कितना होगा, mgh। ना टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पूरा का पूरा जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या आएगा, mgh आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब इसको रिलीज कीजिए आप, तो कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, तो बार बार हाइट, क्योंकि हाइट कहां से देखना है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब बार बार इसका हाइट जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ, ये कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम। और कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो उतना ही रेशियो में, उतना ही प्रोपोर्शन में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ेगा। ठीक है, पर सम ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। उस तरह जब ग्राउंड को आएगा, ग्राउंड को टच करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पूरा जीरो, क्योंकि एच हाइट क्या है, जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, बट एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज व्हाट, कन्वर्टिंग इनटू द अदर फॉर्म। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी, जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में था, वो आपका मैग्नेटिक एनर्जी में पूरा कन्वर्ट हो गया। अब जब कैपेसिटर का पूरा चार्ज खत्म हो गया, तो अब मैग्नेटिक एनर्जी, आपको पता है वो पॉइंट यहाँ भी लिखा है इंडक्टर के केस में, कि जब पॉजिटिव साइकिल है, जब भी इसको सोर्स दिख रहा है, तो चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इंडक्टर आपका मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। पर जब आपका चार्ज, मैग्नेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब है और कहीं सोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिस तरह कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर को सोर्स नहीं दिखा, तो जो चार्ज स्टोर था वो डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्जिंग कर रहा है। उस तरह इंडक्टर भी, ये वैरिंग करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुआ। अब क्या करेगा, जब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, तो ये जो अपना एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी था, इसको डिस्चार्ज करेगा। इसके कारण एक और करंट आपका फ्लो करेगा मैग्नेटिक एनर्जी के कारण। अब जब करंट फ्लो करेगा तो अपोजिट पोलैरिटी में अब कैपेसिटर चार्ज होगा। पहले मान लीजिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा कैपेसिटर। पर वहां भी चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्योंकि वहां पर भी एक एनर्जी आ रहा है। तो फिर मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फिर कन्वर्ट होगा। फिर आपका मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, फिर जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, तो फिर वो डिस्चार्जिंग करंट करेगा, और फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा विद चेंजिंग पोलैरिटी, विद चेंजिंग पोलैरिटी। तो बार बार सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगा, पर एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। हाँ, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, इसका हम डेरिवेशन अभी करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अगर वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो जो बार बार एम्पलीट्यूड है एनर्जी का, वो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। पर अगर वायर का रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, कि जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक में पूरा कन्वर्ट हो गया, और जो मैग्नेटिक एनर्जी वापस फिर से इलेक्ट्रिकल में पूरा का पूरा स्टोर्ड हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये कब पॉसिबल है, जब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वायर का, वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो अगर आप नेग्लिजिबल मान रहे हैं, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है,
तो पूरा का पूरा एनर्जी का कन्वर्जन होता है और एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब पढ़े हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या और अनडैम्प्ड क्या होता है। अनडैम्प्ड मतलब क्या, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो जो बोर्ड वाले हैं, इतना जो आपको पढ़ाएं यही आपको लिखना है, और आप अपने डायग्राम से, बुक से आप समझ सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब जो एंट्रेंस वाले यहाँ देखिए थोड़ा सा, ठीक है, तो एल और सी। तो जितना सेंटेंस हम बोले उसको आप रिकॉर्ड के, मतलब पॉज करके लिखते जाइएगा क्या, ठीक है। बाद में या फिर बाद में हम कोई बुक का भेज देंगे नोट्स, ठीक है। तो अभी बुक पास में नहीं है, जब भी पास में रहेगा तो हम आपको भेज देंगे। अब यहाँ थोड़ा देखिए एलसी ऑसिलेशन का क्या है। तो यहाँ जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी का सिर्फ बनाते रहे। तो एनर्जी अगर आपका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा। पर वही अगर आपका वायर होगा, वही आपका वायर का रेजिस्टेंस अगर आप कंसीडर करेंगे, तो बार बार इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इस टाइप का एनर्जी, ये एनर्जी का ऑसिलेशन, ये एम्पलीट्यूड है इधर, ठीक है। क्या ये एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अनडैम्प्ड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, अनडैम्प्ड। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेशन देखिए थोड़ा सा, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर तो क्या है, फुली चार्ज है। तो उस मैक्सिमम चार्ज को हम बोल रहे हैं Q इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो मैक्सिमम जस्ट जस्ट फुली चार्ज करके आप जस्ट अक्रॉस द इंडक्टर आपने लगाया है, तो वहां करंट अभी जस्ट फ्लो करना शुरू हुआ, मतलब अभी जो कैपेसिटर पे फुली चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज, तो अभी करंट भी निकलना शुरू नहीं हुआ। आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ये याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये भी आगे काम आएगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो ये आपको काम आएगा। अब देखिए ध्यान से, करंट यहाँ अब डिस्चार्ज करना शुरू, ठीक है। तो इंड्यूस जब यहाँ वैरिंग करंट मिलेगा, ठीक है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द इंडक्टर, एक वैरिंग करंट जब फ्लो करेगा अक्रॉस द इंडक्टर, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस, induced EMF across the inductor, across the inductor at any instant. तो कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है, माइनस ई, ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एल, और डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी मतलब क्या, जो वैरिंग करंट है, किसके द्वारा, ड्यू टू कैपेसिटेंस, ड्यू टू कैपेसिटर, ड्यू टू कैपेसिटर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट मतलब क्या, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। तो कितना होगा, तो अभी आपको पता v इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई सी, अभी हम बताएं। इसीलिए कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्यों, क्योंकि हर जगह काम है।
तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कब, जब आपका चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो भी चार्ज बचा वो बोल रहे हैं क्यू, मतलब क्या, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जो चार्ज बचा है कैपेसिटर में वो क्या बचा है, क्यू बचा है। समझ रहे हैं, पहले इनिशियल चार्ज मैक्सिमम था क्यू नॉट, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, पर जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये क्यू नॉट और क्यू क्या है आपका अलग है ना, मतलब क्या, क्यू इज व्हाट लेस देन क्यू नॉट, क्यू इज व्हाट लेस देन क्यू नॉट। ये तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम था, अब ये डिस्चार्ज होगा, तो इसके कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हुआ ड्यू टू वैरिंग करंट, और यहाँ पर जो वोल्टेज बचेगा तो V इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन C, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू व्हाट, CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। अब देखिए आप जानते हैं KVL, क्या जानते हैं, केवीएल बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। तो आपको पता है क्या, फ्रॉम केवीएल, ठीक है, फ्रॉम, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि इतना जगह में नहीं आएगा, अभी से बचा के चल रहे हैं। तो फ्रॉम केवीएल तो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड, टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू voltage drop across circuit elements। ये आप पढ़ चुके हैं कि जो भी है आपका ईएमएफ सर्किट में, जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे और रेजिस्टेंस है, तो आपने इक्वेशन क्या लगाया था कि E इज इक्वल टू फिर I1R1 प्लस I2R2 प्लस I3R3, तो टोटल वोल्टेज क्या E है, और वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो अगर ये R1 है तो क्या आएगा IR1 प्लस IR2 जो भी लेना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R2, यही तो केवीएल है, क्या ये केवीएल। तो केवीएल क्या बोलता है कि टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। तो यहाँ तो कोई वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा क्या, नहीं, ना बल्ब है ना रेजिस्टेंस है वायर का, सिर्फ टोटल वोल्टेज आएगा, तो कितना आएगा, तो माइनस एल टी आई अपॉन डी टी, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका कितना है, कहाँ पर, इंडक्टर में, और प्लस कैपेसिटर में कितना बचा, क्यू नॉट अपॉन सी, क्यू नॉट अपॉन सी नहीं लेंगे, क्यों, क्यू नॉट आपका मैक्सिमम था जब करंट नहीं था, तो पर अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बचेगा, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैपेसिटर में, तो क्या होगा, क्यू बाई सी, और इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो फ्रॉम केवीएल ये है, तो इसलिए माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, क्यू बाई सी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करना किसका, क्यू बाई सी का भी और डी आई अपॉन डी टी का, तो क्यू बाई सी का कहाँ से पुट करेंगे, अभी हम बता रहे हैं, सबसे पहले डी आई अपॉन डी टी, पहले आई का फॉर्मूला आपको पता है क्या, सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्यों, डिस्चार्जिंग करंट, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट, क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग करंट, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज स्टोर्ड है वो कम हो रहा है, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आई अपॉन डी टी, आपको यहाँ पे लिखना है एक सेंटेंस, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ डी आई अपॉन डी टी होगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव होगा, मतलब क्या, डिफरेंशियल ऑर्डर आ जाएगा मेरा, डिफरेंशियल फॉर्म, तो क्या आएगा, डी टी क्यू और अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे भैया जब dx अपॉन dt ऑलरेडी है, जब इसको डेरिवेटिव करना मतलब क्या, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया di अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, इतना, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो इक्वेशन क्या आएगा आपका, ठीक है, तो इक्वेशन आएगा माइनस एल
डी आई ऑफ डी टी, तो डी आई ऑफ डी टी का वैल्यू क्या, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन सी मतलब क्या, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, चार्ज स्टोर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यूनिट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन आपका ये है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो Q अपॉन, हम क्या करें, L का डिवाइड करें दोनों दोनों तरफ, ठीक है, मतलब इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में हम L का डिवाइड करें, तो जब L का डिवाइड करेंगे, असल में क्या है, हमको देखिए, हमको ये मेरा टॉपिक है ऑसिलेशन, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये सब आपके माइंड में होना पहले से। एलसी ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब क्या, आपको डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाना है, और ऑसिलेशन मतलब क्या, आपको एसएचएम कब प्रूव होगा, जब आप पढ़ चुके हैं कि ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब क्या, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आपको ये इक्वेशन दिखाना है कि अगर ये इक्वेशन है तभी वहां पे एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तभी आपका वहां पर ऑसिलेशन हो रहा है। तो मेरा ये फॉर्म आ गया है, पर हमको डिफरेंशियल फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, हमको ओमेगा स्क्वायर लाना है, तो कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, तो डी डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, समझिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू अपॉन एल सी आगे, और इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। जब एल का डिवाइड किया तो एल और एल क्या हुआ, कैंसिल, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एल सी। और आपको पता है, आप इसके पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एलसीआर का रेजोनेंस और एलसी पैरेलल का भी रेजोनेंस, एल और सी सर्किट का भी पढ़ चुके हैं, क्या कि ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एलसी, ये आप देख चुके हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एलसी, 1 अपॉन एलसी। तो ये 1 अपॉन एलसी को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, तो ये आएगा डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एलसी को क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन एलसी को क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर क्यू, और इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कौन सा इक्वेशन है अरे कौन सा इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जहां भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या, जहां भी a इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो या y जो भी, तो अगर आपका y डिस्प्लेसमेंट है, y क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो पूरा रिवीजन कराने में टाइम लगेगा, ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एनी पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन, ठीक है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि हमेशा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स मीन है। जैसे स्प्रिंग, अगर ब्लॉक इधर जा रहा है मतलब एक्सपेंशन है, तो उसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा रीस्टोरिंग फोर्स का, वो क्या होगा, टुवर्ड्स मीन होगा। अगर ये मीन से इधर जा रहा है मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन है, तो जो एक्सेलरेशन होगा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स मीन लगेगा। तो हमेशा नेगेटिव मतलब क्या, टुवर्ड्स मीन बताता है, डायरेक्शन क्या बताता है। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव में, जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dt, a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt मतलब क्या, d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर, माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, तो माइनस इधर आया तो क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। और इसी को बोलते हैं एसएचएम का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं। जो ये नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑसिलेशन का ये बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका रूट्स निकलता है, तो जब रूट निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी के लिए क्या करते हैं, आपको पता है डी ऑफ डी टी, जो भी डेरिवेटिव है उसको आप पुट कीजिए एम, क्या पुट कीजिए एम, और लास्ट में जो फंक्शन है मतलब क्यू है उसको वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन।
क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एम स्क्वायर क्यू प्लस यहाँ पे क्या होगा ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू व्हाट 0, डी ऑफ डी टी का स्क्वायर, तो क्या आएगा एम स्क्वायर क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और क्यू कॉमन लेंगे और क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहाँ से क्या आएगा तो रूट जो आएगा एम इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस आई ओमेगा आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस आई ओमेगा, तो जो रूट आएगा वो क्या होगा प्लस माइनस आई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस, मतलब क्या प्लस माइनस आई ओमेगा के टर्म में आपका दो रूट निकलेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सी एफ प्लस पी आई। कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूट्स का ये रूट निकला तो इस रूट को लिख सकते हैं क्या, जो क्यू का इक्वेशन आया, ठीक है, ये तो क्यू का इक्वेशन आएगा ना, भाई आप क्यू इज इक्वल टू 1 पुट किए, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है क्यू के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में है आपका क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डी ऑफ डी टी को आपने पुट किया एम, और यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर क्यू था, यहाँ पे ये जो रूट्स निकला, ठीक है, जो m का जो वैल्यू रूट निकला वो किसका रूट निकला q का निकला, q इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या इस फॉर्म में कि i अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यहाँ अल्फा क्या है 0, अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट, जैसे जो भी रूट आया तो अल्फा मेरा क्या होता है रियल, और ये जो मेरा बीटा है रूट i बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए कभी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन आएगा, जैसे यहाँ क्यू है तो क्यू का इक्वेशन क्या होगा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में दो निकालना पड़ता सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, तभी आपका रूट निकलेगा। तो जो इसका कंप्लीट रूट है इसके लिए एक फॉर्मूला है, तीन केस होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, कि जब आपका जो रूट है वो रियल हो रिपीटेड हो, दूसरा रियल अनइक्वल है, और तीसरा जब आपका ये रियल प्लस ऐसा इमेजिनरी फॉर्म में है। तो रूट्स कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है ई का पावर अल्फा एक्स, हम लिख दे रही है, आप मिला लीजिएगा, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूट होता है ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई का पावर अल्फा एक्स, अगर यहाँ पे एक्स होता तो जैसे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ ई का पावर क्या आएगा अल्फा, और एक्स की जगह क्या आएगा क्यू प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा सी वन, मतलब कांस्टेंट है, जैसे ए कॉस बीटा एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, तो बीटा एक्स की जगह बीटा क्यू, क्योंकि क्यू का रूट निकला, यहाँ से क्यू का वैल्यू आएगा, तो यहाँ समझिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर रूट क्या आएगा तो ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका जो रूट का वैल्यू है ई का पावर अल्फा, यहाँ थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है 0 प्लस माइनस आई ओमेगा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 0, तो ई का पावर 0 समथिंग का पावर 0 क्या आएगा 1, तो यहाँ जो रूट्स निकलेगा क्यू का तो वो क्या होगा क्यू इज इक्वल टू व्हाट ए, और एक कॉस, और बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे ई अल्फा टी आएगा ना, टी का फंक्शन है, अल्फा क्यू नहीं, क्यू का तो क्यू यहाँ पर टी आएगा, ई का पावर अल्फा टी, क्योंकि यहाँ डी ऑफ डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो ई का पावर अल्फा टी, तो यहाँ क्या होगा फॉर्मूला वही है कॉस बीटा टी, और ये क्या होगा साइन बीटा टी। अब यहाँ देखिए
ये जो रूट आया वो क्या है, आई ओमेगा है। तो अल्फा का पार्ट क्या है, जैसे यहाँ पे 2 प्लस माइनस आई ओमेगा नहीं है, 3 प्लस माइनस आई ओमेगा नहीं है, तो जो भी 2 होता है 3 होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पर यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो जीरो है। समथिंग का पावर, ठीक है, ई का पावर जीरो मतलब क्या, 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉस बीटा, बीटा मतलब क्या, ओमेगा, तो ओमेगा टी। आई ओमेगा नहीं लेना है सिर्फ, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा आएगा। मतलब जो इमेजिनरी रूट है वो क्या है, ओमेगा है, आई नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में आई बीटा नहीं है, सिर्फ बीटा है। तो ए कॉस ओमेगा टी और प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो ये चार्ज का इक्वेशन है, इस पे आप देखिएगा एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मेंस वगैरह नीट का भी क्वेश्चन है, नीट में भी है, ऐसा नहीं कि नीट का टॉपिक नहीं है, नीट में भी क्वेश्चन है इस पर। और इसके अलावा भी आपका एम्स में आप देखिएगा, एम्स का जो दूसरा तीसरा नंबर ही क्वेश्चन है जो पुराने हैं पिछले ईयर्स में, वहां पर आपका क्या है, कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो वहां भी एक काम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो चार्ज का वैल्यू है, जो चार्ज टी समय के बाद बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज मतलब क्या, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो जो चार्ज बचेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आपको इक्वेशन निकालना कि क्यू का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या पुट करते हैं, इनिशियल कंडीशन, तो वो पुट करते रहे। तो पुट करना मतलब क्या, ठीक है, इनिशियल कंडीशन तो पुट करने आता है कि जब इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये इधर का पार्ट मिटा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी देखिए, मैथ को बोल दिए हम 11:15 से, ध्यान से आप पढ़िए, आप मैथ का 11:15 से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है, तो पहला क्या आपका, कि व्हेन, अगर हमको ए का वैल्यू निकालना तो ए के लिए हम क्या पुट करते हैं, इनिशियल कंडीशन, और बी अगर निकालना तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये तो आपको मैथ में पता होगा। तो जब हम क्या करेंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टी इज इक्वल टू 0 था तो चार्ज क्या था, मैक्सिमम था, कोई भी चार्ज डिस्चार्ज नहीं हुआ था, ये पहले ही लिखे थे कि जब टी का वैल्यू 0 होगा तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड चार्ज है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्यू नॉट है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ए कॉस ओमेगा टी, जो टी का वैल्यू क्या है, 0, तो ये एंगल क्या होगा, 0। जब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एंगल क्या होगा, 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 प्लस यहाँ जब टी का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये ओमेगा टी साइन 0 होगा। जब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन में, चार्ज के इक्वेशन में, तो साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो बी इंटू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया क्या, ए इज इक्वल टू क्यू नॉट, ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट। दूसरा, अगर बी कांस्टेंट निकालना होता है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब क्या, आई इज इक्वल टू, आपको पता है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, जो भी फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस ऑफ डी ऑफ डी टी, और चार्ज का इक्वेशन जो आया है तो कितना आया है, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, कितना है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट कितना आएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या है आपका, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, चूंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, डेरिवेटिव, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गई। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो बी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। अरे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, पर जो एंगल में कांस्टेंट है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए भाई कि जब मेरा टी का, चूंकि मेरा रिलेशन यहाँ पर क्या, आई और टी के बीच है, तो जब मेरा टी इज इक्वल टू 0 था, मतलब जब मैक्सिमम चार्ज था, तो टी इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज था।
और जब t इज इक्वल टू 0 था तो मेरा करंट इन द सर्किट क्या था, 0, कोई भी डिस्चार्जिंग करंट नहीं। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे 0, ठीक है, I का वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए जब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एंगल क्या होगा, 0, साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 माइनस। यहाँ पर क्या आएगा, t का वैल्यू 0, t का वैल्यू क्या पुट करना, 0, तो एंगल क्या होगा, 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो क्या आएगा, माइनस बी ओमेगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस बी ओमेगा। अब देखिए तो यहाँ से क्या बचा, बी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, बी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, 0 है। बी का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपका इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो a का वैल्यू क्या है, Q नॉट, a का वैल्यू Q नॉट cos ओमेगा t प्लस b का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0। तो आपका जो चार्ज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो चार्ज क्या है, तो Q नॉट cos ओमेगा t। ठीक है, वो चार्ज का वैल्यू क्या है, Q नॉट cos ओमेगा t। ठीक है, वो चार्ज का वैल्यू क्या है, Q नॉट cos ओमेगा t। तो ये चार्ज आपका कोई भी समय के बाद जो बच रहा है चार्ज, वो चार्ज का इक्वेशन है। ठीक है, वो चार्ज का इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग चले जाइए, एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ रिकॉर्ड कर ले रहे हैं।